बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और आज वजाहत मसूद साहब की कमी महसूस की जाएगी। उनकी तबीयत नासाज थी, मामलात बहुत संजीदा हैं और उनके गुफ्तगू करने वाले थे। उनके ख्यालात भी उस पर आने चाहिए थे। मिसाल के तौर के ऊपर जड़ांवाला वाला वाक़या, मिसाल के तौर के ऊपर आज काबीना का पहला इजलास और हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को होने वाली तशवीश, मिसाल के तौर के ऊपर इमरान खान साहब के भांजे हैं हसन नियाज़ी साहब, उनका मामला फ़ौजी अदालत में चले जाना, और इसके अलावा इंतखाबात, मेरा ख्याल वो उसी में आ जाते हैं। कुछ जो तशवीश है, तशवीश है सियासी जमातों को कि मतलब होना चेते आ रहे हैं कि हो रहा है। तो इस तरह की हैं सारी बातें। और नवाज शरीफ साहब की वापसी वो एक ऐसी पहेली है जो जब से वो पाकिस्तान से गए हैं ये किसी को सुझाई नहीं दे रही। अब उन्होंने डॉक्टरों को बीच में से निकाल दिया है। हाँ, हुन बंदयाल साहब आ गए ने। पहले कहते डॉक्टर जब इजाज़त देंगे, अब कहते नहीं, अब इंशाल्लाह दुआ करें मैं आ जाऊँगा। हाँ, तो ये वाले मामलात हैं। मैं चाहता हूँ कि हम पहले जो गुफ्तगू करने वाली है वो है सानेहा जड़ांवाला वाला, इसके ऊपर बात करें। और वैसे तो जो निगरान वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है, लेकिन इस तरह के रिस्पांस हमेशा गवर्नमेंट देती है। कर दी कुछ नहीं होना भाई, कर दी कुछ नहीं। कानून की अमलदारी असल चीज़ है। असल बात यह है कि जिस तरह कल एक क्लिप चल रहा है, वो जो मुजाहिरीन हैं उनको पुलिस ने पकड़ के जिस तरह से मारा ना, पहले दिन इस तरह तोड़ी लगती ना तो चीज़ें ठीक हो जानी थी। ठीक है, पहले दिन इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया। पहले दिन तो इंतजार किया, सियासी इदारों ने इंतजार किया कि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा, जेड़े माल को मुख्तार है उनकी तरफ से हुक्म नहीं आएगा, तब तक हमने एक्ट नहीं करना। ठीक है। अच्छा, माल का मुख्तारा दी ना समझ नहीं लगती होंगी ना, पता नहीं चलता कि वो इस टाइम किधर ना। फिर जब ये एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो फिर उसमें ऐसा रहेगा ना। मतलब आप देखें ना कि साहब जो है अंग्रेजी में बोल रहे हैं, डॉन लीक्स वाली गल जड़ी, उर्दू में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, फारसी में बोल रहे हैं, पश्तो में बोल रहे हैं, बलोची में बोल रहे हैं, चाहे वो संस्कृत में बोल रहे हैं, जेड़ी मर्जी जबान में बोल रहे हैं सर। हाँ सर, तब तक मामला सीधा नहीं होगा जब तक कानून की ज़बान में नहीं बोला जाएगा। और कानून जो भी है, मैं उसके मतलब फ़ायदे नुकसान से हट के बात कर रहा हूँ। जो भी लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है ना, उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो चीज़ें ठीक होगी। अगर आप उससे डेविएट करेंगे और पिक एंड चूज करेंगे तो इस तरह के वाक़यात पहले भी कई हुए हैं बड़े, और ये अब भी हुए हैं, ये आइंदा भी होंगे। और ये सिर्फ आईवाश है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का बयान है, चाहे वो सर आर्मी चीफ का बयान है। सर, जब तक आप मर्ज असल जो है उसका इलाज नहीं करेंगे, डिसिप्लिन का काम नहीं चलना। एमएमए नु तोड़ना पड़ेगा, डिसिप्लिन का काम नहीं चलना। एमएमए की ये डिसिप्लिन है, सिर्फ जो दी जा रही है डिसिप्लिन है। मैं ये पुराने वाला नहीं मुसलसल चला आ रहा है वो। तो देखिए, बात ये है कि एक तो उसका वो पहलू है जो आपने बयान कर दिया है, एमएमए को तोड़ना पड़ेगा। दूसरा ये है कि हम इस मामले के अंदर तारीख के कैदी हैं। मेरे भाई अगर वजाहत मसूद होते तो मैंने आज उनसे ये वाला पूरा वाक़या सुनना था, लेकिन वो चूंकि नहीं है तो अब मैं वो वाला फ़र्ज़ उनका अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1947 के अंदर लाहौर में अमन था और यहाँ पे हिंदू कुश या सिख कुश फसादात नहीं हो पा रहे थे। तो फिर लाहौर की एक बहुत अहम और बड़ी फैमिली के चश्मो चिराग जो थे वो रूबे अमल आए और लाहौर में फसादात शुरू हो गए। वो कौन थे? हैं? वो फैमिली वो है कि उनकी ज़मीनें आज तक लाहौर में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा। ये ठोकर न्याज बेग से शुरू हो के आप रायवेंड रोड को चलना शुरू करें, दाएं बाएं उन्हीं की ज़मीनें आती जाती हैं। राइन है ना? नहीं। अच्छा, ठीक है। अब नाम लेने के अंदर ना कुछ और मसाइल पैदा हो जाएंगे। फिर लोग उसको किसी और पर्सपेक्टिव में भी ले जाते हैं। ये वजाहत मसूद साहब एक से ज़ायद मरतबा इसकी निशानदेही इसी प्रोग्राम के अंदर कर चुके हैं। हर उस जगह पे मैं कम से कम 2 ऐसी जगह पे रिपोर्टर के तौर पे भी गया हूँ जहाँ पे मसीहियों के, एक तो आप उनको ईसाई नहीं कहें, मसीही कहें, मसीहियों के बाकायदा पूरे गांव जलाए गए।
ठीक है, एक फैसलाबाद, और ये फैसलाबाद के इर्द गिर्द ज्यादा होते हैं, गुजरात शांतिनगर, अच्छा राधा किशन में भी हुए थे ना, जोसेफ कॉलोनी। आप जब वहाँ पे जाके तो एज ए रिपोर्टर थोड़ी सी लोगों के इंटरव्यूज करते हैं, आपको पता चलता है कि इस खित्ते के अंदर या इस इलाके के अंदर या इस गाँव के अंदर मसीही जो थे वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो गए थे, बेहतर उनके घर हो गए थे, और वो जो थे वो यहाँ की पॉलिटिक्स के ऊपर असरअंदाज हो रहे थे, उसको कंट्रोल करने की पोजीशन में आ चुके हुए थे। और उसके बाद इस तरह की एक चिंगारी उठाई जाती है जिसके नतीजे के अंदर वो बेचारे अपनी जान बचाने के लिए अपने माल असबाब वो जिसे कहता हूँ थ्रो अवे प्राइस पे बेच के वहाँ से हिजरत कर जाते हैं। और वो जो लोग जिन्होंने काम किए बगैर सारा कुछ हासिल करना होता है, वो बस एक नारा लगाते हैं। उस नारे के लिए कोई गैदरिंग भी इस्तेमाल हो सकती है, मस्जिद का लाउड स्पीकर भी इस्तेमाल हो सकता है, लिखा हुआ पम्फलेट भी इस्तेमाल हो सकता है, कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। जब तक हम इसके पीछे जुड़े हुए फाइनेंशियल मामलात को नहीं उससे अलग करेंगे। और आखिरी बात, लॉ ऑफ द लैंड 295 जो है वो 1947 से पहले इस मुल्क के कानून के अंदर है से मौजूद है। उसके अंदर किसी एक किताब का जिक्र नहीं है, बल्कि तमाम मज़ाहब जो यहाँ पे मौजूद थे और तमाम मज़ाहब की इबादत गाहों का जिक्र मौजूद है। तो उस लॉ ऑफ द लैंड को जिस तरह मेरे भाई ने फरमाया है कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दिया, अंग्रेज का बनाया हुआ कानून, अंग्रेज का बनाया हुआ कानून है, जन्नत ज़िया का बनाया, उस पे अमल कर ले, अमल तो कर ले ना। अगरचे हाँ ठीक है, मैं और इसकी बुनियादी वजह यह है कि चूंकि मुसलमान बर्रे सगीर के अंदर 800 साल अकलियत में रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए अकलीती माइंडसेट हमारे लाशऊर के अंदर चला गया हुआ है। अब हम यार पाकिस्तान के अंदर 95% अक्सरियत में, अक्सरियत की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। उसने अकलियत को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना होता है, अपने साथ मिला के रखना होता है। ना बॉर्डर के उस पार ये सोच आप आ रही है, ठीक है, ना बॉर्डर के इस पार। वो तो अकलियत में नहीं थे ना, हैं? वो तो अकलियत में नहीं थे, लेकिन तसल्लुत में तो थे ना, तसल्लुत में थे ना। हाँ चलें अब आप ये मुसलमान जो है वो का इशू नहीं था, मुसलमान हुकूमत कर रहे थे, सिवाय आखिरी तकरीबन 100 साल के जब अंग्रेज़ आ गए हैं, उससे पहले पाकिस्तान मुसलमान जो है वहाँ पे हुकूमत में थे, तो वहाँ पे अक़लियत का इशू नहीं था। और मुझे तो वैसे अक़लियत का बड़ा अजीब सा लगता है। हमारे सामने एक वाक़या मौजूद है न्यूजीलैंड का, जब वहाँ दहशतगर्दी का एक वाक़या हुआ, उनकी प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से रिएक्ट किया, और कानून ने तो खैर जो अपना रास्ता बनाया, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन में कहीं भी लफ्ज़ अक़लियत नहीं आया। वो उसको न्यूजीलैंडर्स बोलते थे। हम एक तो पहले ही क्लासीफाई कर देते हैं कि ये हम में से नहीं है, हम उसको पाकिस्तानी से पहले सबसे पहले अक़लियत और रिलीजन की बेस पर देखते हैं। अच्छा, ये एक्चुअली हमारे झंडे में मौजूद है ना, ठीक है, अच्छा जो भी, अच्छा फिर दूसरे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एग्रीड, हाँ। अच्छा, दूसरा मसला ये है कि 1947 वाली जो तकरीर है, हमने उसको हम उसको जो मर्जी कर लें कि वो, हम इसको जो मर्जी कह लें कि वो सियासत, उनकी जो वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, सियासत करते हैं। वो जो श्रीलंकन का वाक़या हुआ था उसमें कोई सियासत का मसला नहीं था, वहाँ कोई और वाक़या था, ठीक है। हमारे सामने कुछ अर्सा पहले एक पोर्ट पे, कराची पोर्ट पे वाक़या हुआ, एक क्रिश्चियन ऑफिसर को एक साहब ने जिस तरह से कोशिश की इसी केस में फंसाने की, वो तो बाई चांस चूँकि उसकी रिकॉर्डिंग हो गई थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होने की बजाय उसकी सुलह करा दी गई। तो वो जो हम बात कर रहे हैं अभी के सब मज़ाहिब के और तमाम शिकों पे पूरा आइन के मुताबिक अमल होना चाहिए, वो नहीं है, ट्रेडिशनली कभी भी नहीं हुआ है। तो जब वो नहीं हो रहा है तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। नहीं, मैं हर वाक़े के बाद इस तरह की वो एहतजाज, वो सॉरी उसका मजम्मत हो जाना इस दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। उलमा कराम भी सामने बैठ के मजम्मत कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये मसला जो है ना वो कोई खित्ते के जीन्स में है। आप ये देखें कि इंडिया में क्या कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर ये तो और होता सिर्फ अक़लियतों के साथ है, यानी कमज़ोरों के साथ। अजीब माइंडसेट है। सुन ले बात, यूहन्नाबाद में क्रिश्चियन थे, उन्होंने मुसलमान साड़ते, उत्थे अक्सरियत सी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, उत्थे उन्होंने साड़ते। तो ये माइंडसेट किस तरह चेंज होएगा? एक देखिए, अब हमने पाकिस्तान बनाया कि जी हम अक़लियत में हैं, लिहाजा हम जहाँ अक्सरियत में वहाँ मुल्क चाहिए हमें। यानी हम ये कह के कि जी अक्सरियत के जुल्मों से हम तंग आ गए, उनकी इजारादारी,
मईशत पर, सियासत पर, हर चीज़ से। अच्छा, फिर हमने क्या किया, हम जब पाकिस्तान बना था, अगर मैं गलत हूँ तो ज़रा कर दीजिएगा मुझे करेक्ट, कि पाकिस्तान बनाया तो उस वक्त अक़लियत 5% नहीं थी हमारे पास, ये मजहबी अक़लियत थे जिनको हम कह रहे हैं तो पाकिस्तानी यानी हिंदू मुस्लिम सिख 5% नहीं थे, वो कोई 20-25% के पास थे, आसपास थे। हो सकता है 19-20 का फ़र्क मैं कर रहा हूँ। आज कितनी है? 5%। तो मशरक़ी पाकिस्तान था ना, वहाँ पे थी ना ज़्यादातर सर। इवन यहाँ पे इवन इतना ज़्यादा नहीं था। चले लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर आप देखें खबरें, लोग छोड़ के जा रहे हैं। वो तो खैर पाकिस्तानी खुद छोड़ के जा रहे हैं। नहीं सर, नहीं मुआशे देखिए, दो चीज़ें मुआशी हालात से तंग आकर जाना सर, मुआशी हालात नहीं, और देखें मुआशी हालात आपकी सोसाइटी की अखलाकियात की बाई प्रोडक्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली तो जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो रियासत के किरदार की वजह से छोड़ के जा रहे हैं। एग्जैक्टली असल में दो चीज़ें ना, दो चीज़ें। अब उसको क्लासिफिकेशन कर लें कि कुछ मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से जा रहे हैं, बेसिकली तो लाकानूनियत की वजह से जा रहे हैं। मैं जो आप वाला जो पॉइंट था ना कि हमारी जीन में, मैं उसको ज़रा करना चाह रहा हूँ कि हम आज़ाद हुए, हमने आज़ादी ली अक्सरियत के मज़ालिम से तंग आकर। फिर यहाँ जब हम अक्सरियत बने, हम अक्सरियत बने, माइंडसेट नहीं चेंज होगा, हमने वही, बिल्कुल, हम अक्सरियत बने, हमने अक़लियतों का जीना दो बरकत, किसी भी नाम पर। मतलब अजीब, मैं जिस तरह पहले बात की है कि यार के देखें कि यूहन्नाबाद वाला वाक़या जो है, मतलब वो समझने के लिए काफ़ी है कि हमारी इस पूरे खित्ते का मिजाज क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक बात है ना, किसी को बेल आउट नहीं कर रहा। देखिए इंडिया में जो कुछ हो रहा है, असल मसला कानून वाला है। अब यूहन्नाबाद के वाक़े का मैं ज़रा कर लूँ बात, जरा मुकम्मल कर लूँ सर। आप देखिए रिसेंटली हमारे जो 8-10 साल में जो वाक़यात हुए, 15 साल में, गोजरा, लाहौर शहर के दिल में जोसेफ कॉलोनी, शांति नगर, ये कसूर में कई वाक़यात हुए हैं, शेखुपुरे में हुए, मतलब अच्छा, कोई एक वाक़े का जो इस तरह इज्तिमाई जो जुल्म होता है ना, उसमें आपके पास कभी कोई ख़बर नहीं होगी कि उनके मुल्ज़िमान को सज़ा हुई है। जो भट्ट साहब ने और रज़ी साहब ने बात की, नहीं कहीं पे भी नहीं होती, कहीं नहीं हुई, कहीं पे भी नहीं होती। मतलब यही तरह होना है। लेकिन देखें कि ये अगर ये दोनों खित्तों को, ये पूरी आबादी अगर आप मिला के देखें इंडिया पाकिस्तान की, तो अगर इनके यही जो मसाइल हैं ये ना हो तो ये तो शायद दुनिया को लीड कर रहे हों ये वाली कौम जो है। यार मुझे लगता है कि ये जो इंटीग्रेशन है ना मज़हब की एवरीडे लाइफ के अंदर, देखो एक सिरदर्द होवे ना, पैनाडोल दी 2 गोलियां नाल काम चल जाता, और अगर वो मरीज़ जो है वो डिस्प्रिन जो है दिन में 10-10 खाता रहे, ये सोच के कि यार मेरा खून पतला हो जाएगा और मुझे अगला हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा, तो उसका जिगर भी ख़राब हो जाता है, उस वजह से भी डेथ हो जाती है। तो आपने बात की प्री पार्टीशन से, प्री पार्टीशन में भी जो ये क्लर्जी है ना, जिसको हम अपने मौलवी हजरात जो, या जो रिलीजियस हमारी एलीट है, वो पार्ट रही है हमारी रूलिंग एलीट का, जो कि अशराफिया एमएमए गल की थी, वो आपने जो एमएमए वाली बात की, तो सर असी बड़ी बुरी तरह वेचे सर मजहब नू सर। हाँ। और ये मोदी साहब भी वहाँ पे मजहब बेच रहे हैं इंडिया में, जो मुसलमानों का हाल किया जा रहा है, यहाँ पे भी हमने बहुत ज़्यादा मजहब बेच दिया सर, और मजहब बेच के उसको। अच्छा, लेकिन ना थोड़ा सा एक जो मुस्बत पहलू है ना, वो ये भी देखें कि यहाँ पे जो मजहब बेचने वाली पार्टियाँ, उनको कभी इस तरह से इक़्तिदार नहीं मिला, मासवाए KPK में एक दफ़ा, एमएमए दो बार पहले भी मिला था ना, मुफ्ती में वो 2002 में मिला था जनरल मुशर्रफ की वजह से। हाँ, जो भी है, और मतलब लोगों की चॉइस तो फिर भी ना हो। अच्छा, वो मजहब साहब की जो हुकूमत बनी थी वो ANP के साथ मिलके बनी थी। हाँ, अच्छा, मजहब कर दूं ना, बलूचिस्तान में दोनों इकट्ठे हुकूमत बन गई। हाँ, ठीक है। अच्छा, मजहब सिर्फ सियासी पार्टियां नहीं बेच रही हैं, मजहब माजरत के साथ वो हजरात भी बेच रहे हैं जिनको लाउड स्पीकर तक रसाई हासिल है, और वो दूसरे को जो है वो मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे एक फैक्टर ये बहुत बुरा लगता है कि जहाँ पे आप ये महसूस करते हो कि यार आप कानून से बच जाएंगे, आप इकट्ठे होके किसी के ऊपर हल्ला बोल देंगे, आपको के ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। जो कानून की इम्प्लीमेंटेशन एब्सेंस है, 2 पहलू हैं इसके। एक लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है कानून की, जो कानून का इतलाक नहीं होता। दूसरी वजह यह है कि आपने बेच के लोगों को इतना पागल कर दिया है कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है।
क्यों शैंटी टाउन्स के अंदर, या ये हम जिनको कहते हैं गेटोस कहते हैं, या ये क्या होता है जी, ये इनकी जो अलग-अलग कॉलोनियां बनाई जाती हैं जिनके अंदर स्लम्स जिनको हम कहते हैं, छोटी छोटी बनाई जाती हैं। अगर आप उनके अंदर कभी गए हो, छोटे छोटे घरों के अंदर ये लोग रहते हैं। ऑड जॉब्स जो हैं आप इनको देते हैं, सफाई का काम जो है, अच्छा आप क्रिश्चियन हैं, अच्छा तो करा है, आप ये काम करते हैं। आप क्लासेस स्कूल्स के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन देखें कितनी है हमारे यहाँ, या उनको किस नज़र से ट्रीट किया जाता है। ये जो अदरनेस है कि साढ़े विचों है ही नहीं, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। ये वही माइंडसेट है जो सदियों से यहाँ पे चला आ रहा है, वो शेड्यूल कास्ट वाला, ये अदरनेस के साढ़े चो है ही नहीं, वो ज्यादा। हाँ अच्छा, जो क्रिश्चियंस बेसिक यानी उसके मैं क्लास वाइज अगर कहूँ, वो उस क्लास से ताल्लुक जो नहीं रखते क्रिश्चियंस, इवन क्रिश्चियंस भी, और जो उस क्लास से ताल्लुक रखते हैं जो मुसलमान भी हैं, वो इसी तरह के उनको काम मिलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। मतलब मैंने पेशावर में जो खाकरोब देखे हैं मुसलमान, और यहाँ पे जो हमारे जो होते हैं वो पता नहीं उनको क्या कहते हैं, मुसल्ली जड़े फराशी है, मुसल्ली एक कास्ट है ना थे, वो मुसलमान है। हाँ। और उनके साथ जो हम सलूक करते हैं, हम उनके साथ बैठ के खाना नहीं खाते। बिल्कुल ठीक बात है। मसला ना, खित्ते वाला मसला। गोरा आएगा तो सलूट मारोगे, एग्जैक्टली। और सर वो माड़ा होएगा ते गाटा बड्डोगे। दोवां इन्होंने पता कीता है, ये इतना चला जाने ने। हां जी, रल मिल के ना तारीख ते सारे गल पाती कि ਅਸੀਂ तारीखी तौर नहीं, इसको ठीक होना चाहिए। सवाल है कि ठीक किस तरह है। ठीक होने के लिए जरूरी कानून के ऊपर तलाक, ठीक होने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आपकी जो भी रियासत जिसमें भी आप लिव कर रहे हैं, वो कवानीन ऐसे बनाए जो तफरीक ना करते हों। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके लिए ज़रूरी है कि रियासत जो है ना, वो आपके साथ सबके साथ एक जैसा सलूक नहीं कर दी भाई, वो नहीं कर दी ना, वजह की है इस तरह ना करो ना, उन गल नूं हशप नहीं किया जा सकता। हाँ, ठीक है ना। बात यह है कि अगर वो नहीं कर रही तो कुछ वजूहात हैं। यहाँ पर पाकिस्तान का एक स्पेसिफिक मसला है, और वो मसला दुनिया में दूसरा मुल्क इसराइल है जिसका है। समझे, मजहब की बुनियाद पे बनाए जाने वाले ये दो मुमालिक हैं दुनिया के अंदर। इंडिया तो मजहब की बुनियाद पे नहीं बना। बात सुन लेना, ये इंडिया में जो हो रहा है पाकिस्तान का रिएक्शन है यार। बराए मेहरबानी चीजों को थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज में। बहुत लेट नहीं आया फिर? नहीं, शुरू तो हैं ना, शुरू तो हैं, ऐसा नहीं है। आप जब पाकिस्तान की तहरीक शुरू नहीं हुई थी, जब काज़ी ने कहा कि यार हम यानी क्या कहते हैं कि मिल के चलते हैं, और वो हिंदू मुस्लिम एक यकजहती के लिए वो सफ़ीर बने थे, ठीक है, उस वक्त भी पटेल जो मुहिम चला रहे थे वो ज़रा चेक तो करे क्या थी, ठीक है। तो वो उस वक्त भी नफरत की बुनियाद चल रही थी, क्योंकि उनका ये ख्याल है हिंदुओं का कि हम 1000 साल से मुसलमानों के ज़ेर तसल्लुत हैं। किसी ने सौदा बेचिया, उसे भी क्या सौदा, हमने यहाँ पर सौदा बेचिया कि जनाब असी अंग्रेजा तो निकलांगे, हिंदुओं के थल्ले आ जाएंगे। सर हमने एक्चुअली किया ये कि हमने जदीद तलीम के साथ अपने आप को रिलेट नहीं किया। हमारा असल इशू ये है। अब मैं उस तारीख में नहीं जाना चाहता जहाँ पर लोगों ने कहा कि अगर आप बैंक से पैसे लेके कारोबार करेंगे तो आप दोज़ख में जाएंगे, ठीक है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। बड़े 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 आलम दीन थे जिन्होंने ये फतवे दिए थे। सर सैयद अहमद खान साहब बेचारे लिख रह गए को जानते हो ना करो, ऐसा नहीं था, लेकिन नहीं बाज आए, तो फिर नतीजे ऐसे निकले थे। बाहर मैं जो बात कह रहा था वो सिर्फ इतनी है कि हम तारीख पे डाल के आगे नहीं निकल सकते, हमें जनरल ज़िया को पकड़ना होगा। हमें जनरल ज़िया सुन लेना है, इतना नहीं था, क्या था वो कह रहे जनरल ज़िया से पहले भी यही कुछ। सर जनरल ज़िया से पहले था, मैं ये 1953 जनरल ज़िया तो पहले ही। मैं ये तो नहीं कह रहा कि नहीं थे। मौदूदी साहब को जो सजा हुई थी पहले से मसाइल चल रहे हैं। हाँ नहीं होते, हिंदुस्तान पाकिस्तान तो पहले देश में। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सीखा नहीं है, हम चीज़ों को बेहतर नहीं किया। जनरल ज़िया ने जो कानून साजी की हुई है, जो इस वक्त भी मौजूद है, और उसमें शिद्दत मज़ीद लाई गई है। इस पार्लियामेंट ने भी जो अभी रिसेंटली गई है, जिसमें पीपल्स पार्टी मौजूद थी, मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि पीपल्स पार्टी के होते हुए वो वाला बिल कैसे पास हुआ, ठीक है, ANP के होते हुए वो वाला बिल कैसे पास हुआ। शेरी रहमान ने कामल लिया कि एक कूरी के ऊपर चुप क्यों बांट ली, वो क्यों नहीं खड़ी भी बोलने के लिए। उस वक्त वो मियाँ रज़ा रब्बानी किधर गया था, उदा पुट्टो क्यों नहीं जा गया उसले, जो कानून ये बना के गए हैं। और आ जाएगा, भुट्टो साहब का भी बड़ा रोल रहा है, अच्छा, छोड़ दें। नहीं मैं
अच्छा भुट्टो साहब का रोल भी डिस्कस कर लेते हैं। भुट्टो से पहले ज़्यादा बहुत अला पुत्र भुट्टो साहब वाले पास से भी आ जाइए, मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो भुट्टो साहब का बनाया रोल है ना, वो जनरल ज़िया के बनाए कवानीन है, और उसमें आगे जो ये अपना है नवाज शरीफ साहब हैं जी बरादरी, उन्होंने जी तीली और पाई ना अगला आई है सर, ये कवानीन जब तक मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर अंग्रेजी बोल लवे, चीनी बोल लवे, पंजाबी बोल लवे, गल नहीं दे बढ़नी। अच्छा लेकिन आपको जब तक चीजें सीधी नहीं करेंगे ना तब तक नहीं। नवाज शरीफ का ना इन्हें सिर्फ बैलेंस करने वास्ते पाया। देखिए दूसरे मैं जो मुआशी मिसाइल कह रहा हूँ ना, अब पहले बात आगे बढ़ाएं, अब थोड़ा सा क्रिश्चियन हमारे जो मसीही भाई हैं उनमें इसके बावजूद कि एक शोबा बाकायदा उनके लिए मखसूस है हेल्थ का और सफाई का, उनके अंदर बेरोज़गारी की शरह अमूमी सोसाइटी से ज़्यादा होती है। अच्छा ठीक है, वो अपनी बेरोज़गारी को वो परमिट के ज़रिए कुछ ख़रीदार बेच के करने की कोशिश भी करते हैं, वो भी अपनी जगह पे ऊपर है। मुसलमान भी अब हाकरूप भर्ती होते हैं, मुशर्रफ दौर में ये चीज़ें आई हुई हैं। सुन लें, अब मसला ये है कि अगर इस तरह के किसी इशू के ऊपर अंदर आपका नाम आ गया तो आपके लिए वेस्ट के दरवाजे खुल जाते हैं। अब ये बताइए कि वो जो जिन्होंने वो 2 हफ़ाज़ कराम को आग लगा के कत्ल किया था योहानाबाद के बाहर सड़क के ऊपर, मेन सड़क के ऊपर, और उसकी वीडियोस बनाई थी। अब आप सोचते हैं कि यार इस तरह के इवेंट की वीडियोस ऐसे करके अपना चेहरा दिखा के बनाना, यार ये कोई सेन मूव हो सकती है? नहीं, वो अपनी मौजूदगी वहाँ पे रजिस्टर कर रहे थे, और उनमें से कितने लोग अब पाकिस्तान में रह गए? सजा भी नहीं किसी को, नहीं पकड़े गए थे। उस केस में बहुत ज्यादा सजाएं हुई हैं, वहां तो किसी को नहीं छोड़ा गया। हाँ। अच्छा, और उसका नतीजा ये निकला, योहानाबाद के लोग जब कोई क्रिश्चियंस के हवाले से कोई भी वाकया हो जाता था तो यहाँ रोड ब्लॉक हो जाना और यह एहतजाज का सिलसिला चलता था, लेकिन वहां पर इतना सख्त एक्शन लिया गया कि उसके बाद कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो असल मसला सिर्फ कानून की पासदारी है। ये जो रज़ी साहब ने किया, मैं माजरत के साथ शदीद इख्तलाफ करूंगा कि हम चीज़ों को, ये वही बात है कि मुख्तार माई ने बाहर की वो लेने के लिए, इमिग्रेशन लेने के लिए कर लिया था। विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा नहीं वैसे ना वो कहीं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा कौम का उम्मी मिजाज है सर, हम ऐसे वाक़यात पे नहीं करना चाहिए, वो तो हर चीज़ पे हो सकता है। कई लोगों को जानना इमरान जेड़े जिन्होंने बाहर जाके किया जी कि मैं मजहब चेंज कर लिया कि मैं उत्तर पाकिस्तान च नहीं रह सकता, ठीक है ना, ये अलग इशू है। और जाली फायरिंग करा के तो साफी नहीं गए, लेकिन साफी भराओ ने जाके अमेरिका बकायदा किया, उन्होंने कहा जी मैं मुर्तद हो गया, लेकिन मैं पाकिस्तान च नहीं रह सकता, अल्लाह दी कसम, मैं कसम खा के तो कह रहे। ठीक है, लेकिन ये तो देखो हम ना नूरुल्लाह साहब, वो जो उनकी बात करने का मतलब था ना कि हम ऐसे वाक़यात को भी इस काम के लिए बतौर अपॉर्चुनिटी यूज़ कर जाते हैं, लेकिन इसका ये ऐसे रेफरेंस नहीं देने चाहिए, वरना फिर वही बात है कि वो खातून ने कपड़े क्यों नहीं पहने हुए थे, वो रात को सड़क पे क्यों गई थी, उसकी गाड़ी में पेट्रोल क्यों नहीं था, इस तरह की बात नहीं होनी। मेरे ख्याल में इस तरह के वाक़यात के साथ ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं कोट करनी चाहिए। दहशतगर्दी का वाक़या, शिद्दत पसंदी का वाक़या, उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि कानून की पासदारी होनी चाहिए, कानून पर अमल दरामद होना चाहिए, जो गलत काम कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए, बस ये गल खत्म हो गई। अच्छा जी, दूसरी जो बात करनी है वो बड़ी मज़े की है कि इस गवर्नमेंट ने ना सॉरी जो पिछली गवर्नमेंट थी, अभी जो 2-4 दिन पहले जो तहलील हुई है शहबाज शरीफ साहब की इत्तेहादी PDM वाली, उन्होंने वो वाली फनकारी दिखाई मरदमशुमारी को नोटिफाई करने वाली, और इलेक्शन जो है फरवरी तक आगे बढ़ा दी है। अब कल से कुंडी साहब भी कह रहे हैं, इंजीनियर खुरम दस्तगीर साहब, शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं इलेक्शन टाइम उत्ते होने चाहिए ने। एक ही ड्रामा है यार, गूगल तो मिट्टी झाड़ है बाल ने, ये बच्चे हैं, ये मतलब घरों दही लैंड निकले सन, इन्हें सब पता है। अच्छा, और मजे की बात ये टीवी चैनल्स को भी पता है कि इलेक्शन फरवरी से हो सकते, उससे पहले पॉसिबल ही नहीं है। ओके, नहीं पॉसिबल तो हो सकते थे, अब तो नहीं है ना। हाँ, अब तो नहीं है। नहीं फनकारी थे आप दिखा गए। नहीं फनकारी नहीं, वो भी आइन की मजबूरी थी। देखिए आइन के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पैदा हुआ, इस प्रॉब्लम की वजह भी इमरान खान एंड कंपनी है। मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं ये बात। पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी होगी और अगला इलेक्शन मरदमशुमारी के बाद होगा, ये आपने ऑलरेडी जो तरमीम की थी उसमें लिखा हुआ है। 2021 का इमरान अहमद खान न्याजी साहब का सही है, उन्होंने किया हुआ है। अब एक बात, दूसरी बात सुन ले। उन्होंने 2
वो तोड़ दी, असैम्बलियाँ तोड़ दी कि मैनू इत्थे इख्तियार मिल जाएगा और मैं तो जनाब मुड़ के अगले इलैक्शन जीत जाऊँगा। जिन्हें भी लारा कराया सी वो भाई साहब उस लारे च आके काम ख़राब कर गए। अब वो डिजिटल जो हुई अपना मरदमशुमारी, उसको सब ने तस्लीम कर लिया। जब तस्लीम कर लिया तो नोटिफाई करना पड़ा। नोटिफाई करेंगे तो फिर आपको आइन का आर्टिकल 51 का सब आर्टिकल 5 कहता है, फिर आप उसकी हल्का बंदियाँ किए बगैर इलेक्शन नहीं करवा सकते, नई मरदमशुमारी के तहत ही होंगे। ठीक है, जब नई मरदमशुमारी की तरफ जाएंगे तो 90 दिन नहीं, फिर 120 दिन चाहिए। 120 दिन सिर्फ अब इसमें हल्का बंदियों के लिए चाहिए, 54 दिन चाहिए उसमें इलेक्शन शेड्यूल के लिए मिनिमम। लेकिन ये भी 2 नंबर ये ना कि हल्का बंदियां होंगी लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई जाएंगी। अच्छा, कि अब ये जो मामला है, अब सीटें बढ़ाएंगे। नहीं देखे ना, अगर ये सुन लो, ये जो मरदमशुमारी थी ये नोटिफाई 3 महीने पहले कर देंगे। हाँ ये नहीं ना करते, अब लेट हो गया था तो ना करते। ये बात है, ये करनी चाहिए, ये करना चाहिए था। अब ये जी गल्ला कह रहे हैं ना फैसल करीम कुंडी और ये जो है अपना पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, चले नून लीग वाले गद्दारी अड़ जाते ते ये ना हुण साडे नाल बिचियां पा रहे ने, होर गल कोई नहीं। देखिए ड्रामा कर रहे हैं। इसमें ना मैं एक छोटी सी बात कि देखिए सीटों में तो कोई भी रद्दोबदल नहीं ना होगा, किसी सूबे की बढ़ेंगी नहीं, किसी की काम नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत थी जो इनके पास आइनी तरमीम करने के लिए हाउस ही मुकम्मल नहीं था, तो लिहाजा उन्होंने नहीं की। तो इलेक्शन फिर गुज़िश्ता के तहत ही करवा लें, 2017 तक हो सकते थे, इनका इत्तेफाक भी था। अच्छा है ना। अगली बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को चीफ जस्टिस साहब तलब फरमाते हैं, 2 घंटे की मीटिंग होती है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के उस मीटिंग से निकलते ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो ये नोटिफिकेशन करवा देते हैं। इसमें समझने वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। ज़ाहिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको लूडो खेलने के लिए तो नहीं बुलाया होगा ना, चीफ जस्टिस ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये तो नहीं कहा होगा कि मांग पता खेड़ी है आगे। हाँ। उन्होंने यही डिस्कस किया होगा, हाँ, वो ज्यादा मजे दी। चलो आबद जुबैरी साहब जेडे ने वो पहले ही एप्लीकेशन लेके पहुंचे हुए हैं। हाँ। तो आपको पता है कि वो पीटीआई के हैं और पीटीआई की दरखास्त तो फौरन लगनी होती है। हाँ। ठीक है, अब अगर उन्होंने उनको तलब किया था तो यकीनन इस पे बात हुई होगी और इलेक्शन कमिश्नर ने अगर बाहर निकलते ही नोटिफिकेशन कर दिया है कि 13 दिसंबर तक हम ये प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये बाय डिज़ाइन किया जा रहा है, सारा कुछ ही बाय डिज़ाइन ही जा रहा है। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मसला तो देखें, उसने तो नोटिफिकेशन ये किया कि डेट्स बताई हैं। पहले ईसीसी की मीटिंग में ये सीसीआई की मीटिंग में डिसाइड हो चुका हुआ है कि हमने नई मरदमशुमारी के मुताबिक करना है। अगर वो उसको ना करते, पॉलिटिकल पार्टीज सारी ऑन बोर्ड थी कि इलेक्शन नहीं होने फौरी। ठीक है, उनके साथ जो कमिटमेंट्स हुई थी ये पीटीआई एक्सेप्ट पीटीआई। अच्छा, ये मसला ये है कि अब लगता है कि किसी का चेक बाउंस हुआ इसलिए उन्हें पता चला है कि कोई गड़बड़ हो गई है। तो मतलब उनकी कोई कमिटमेंट्स में से उन्हें शक पड़ रहा है कि कोई कमिटमेंट्स जो है हमारे साथ पूरी नहीं हो रही। जब खुफिया कमिटमेंट्स करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज तो उनके साथ यही हशर होता है। इसको चाहिए था पार्लियामेंट में बैठकर बात करते, आवाम को सच बताते कि हम क्या करने जा रहे हैं। वो उन्होंने चूँकि झूठ बोल के 2 नंबर तरीके से अपनी मसलहतों के तहत इलेक्शन लेट किया, तो जिन्होंने फिर जिनके साथ मिलकर 6 महीने लेट किया वो 2 साल भी हो सकते हैं लेट। हुआ ये है, मैं 2 जुमले बोलूँगा, ज़्यादा नहीं। हुआ ये है कि देखें, एक कमिटमेंट की गई थी नून लीग के साथ उस वक्त के पता नहीं किसने, जजों के मामले पर कि हमारे 2 जज ले लो ना, 3 जज हमारे ले लो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। उसके बाद बंदयाल साहब ने नहीं, बंदयाल साहब ने कमिटमेंट नहीं की थी ना, बीच में कोई और था, बीच में कोई और था। अच्छा, वो कमिटमेंट के बाद मैं तो ना दस देना, वो कहते हैं हमने मैसेज पहुंचाया था। हाँ, नहीं ना, जनरल नदीम अंजम साहब। ठीक है सर। हाँ। अच्छा, वो कमिटमेंट के बाद जो बंदयाल ने इनको धोया है, बंदयाल साहब ने, हाँ, तो अब वो डर रहे हैं कि यार ये जो कुछ हो रहा है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कमिटमेंट ये थी कि हल्का बंदियों में रद्दोबदल बिल्कुल नहीं होगी, तो लिहाजा कोई 1 आध महीने का आगे पीछे करके मामला कर लेंगे। अब ये इनको हौल उठ रहे हैं अंदर से कि यार ये इतनी बड़ी काबीना बन गई है, अभी इतनी बड़ी काबीना ये फरवरी तक के लिए नहीं है। इस चक्कर में फरवरी को यकीनी बनाने के लिए ये शोर मचा रहे हैं। यार जो पीपल्स पार्टी की काबीना तो नहीं गल होनी चाहिए थी, बात चाक करने। ठीक है, नए वाले सेंसस के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसमें वो कह रहे थे कि जी हमारी 3 करोड़ की आबादी
नए सेंसस में खा गए हैं। मेंगल साहब बीएनपी के वो हमें बता रहे थे, अख्तर मेंगल साहब के हमारी तकरीबन 1 करोड़ के करीब आबादी जो है बलूचिस्तान की खा गए। ये सीसीआई में बैठ के इन्होंने वो आबादी जो है वो किधर की है, अब मुझे तो समझ नहीं आ रही। उनका तमाम लोगों का वहाँ पे जो है कंसेंसस डेवलप हो गया कि नहीं जी ठीक है, नया सेंसस ही ठीक है, जिसका मतलब है कि इलेक्शन के अंदर 4 महीने की फर्दर डिले उनका। तो ये पहले बैठ के मानने हैं। और ये जो डिले वाले मामला चल रहे हैं, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अभी तक शायद किसी किस्म के खदशे का उनको खदशा लाक है कि यार इमरान प्रोजेक्ट लगता फाइनल नहीं होया। और मुझे लगता है कि 2 लोगों का बहुत बड़ा रोल है। एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जिनकी आने की डेट अभी तक 12, 14, 16, 18 जो है वो बताई जा रही है, और दूसरा इमरान खान साहब का, और एक और बंदा डाल लें उमर अता बंदयाल साहब का। आज जो केस लेके बैठे, हजूरे वाला लेकर बैठे हुए हैं, वो ये केस लेकर बैठे हुए हैं कि नवाज शरीफ दा, आसिफ अली जरदारी दा, शहबाज शरीफ दे केस पे इन्हें जेड़े तुसी नैब के कवानीन के अंदर तरमीम करवा के आपने उससे रिलीफ लिया हुआ। नवाज शरीफ साहब का तोशाखाना वाला केस है, जरदारी साहब का तोशाखाना वाला केस है, एक वो प्लॉट वाला केस था नवाज शरीफ साहब का, इस तरह के अनवर मजीद, ये वो नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, वो तमाम लोगों ने रिलीफ लिया हुआ है। अगर ये केसेस जो कि आज उन्होंने भरपूर कोशिश की है, चीफ जस्टिस साहब ने रोने वाले हो गए कि यार मंसूर अली शाह साहब एक बारी मनु ऐ मौका दे दे, ऐ खेड लंदे मनु नैब वाला केस देख, मैं जा रहे हैं यार, मेरी बड़ी शर्मिंदगी होएगी और ये मैंने फैसला लिखना है। वो क्या फैसला है जो इन्होंने लिखना? इन्होंने लिस्टें मंगवाई हुई हैं उसके अंदर के किन किन लोगों ने उसके अंदर बेनिफिट लिया हुआ है। 67 समातें की हुई हैं सर, 67 सर, 67 समातें की हुई हैं इन्होंने उस केस की, दोनों साइड से सुना हुआ है, इन्होंने पका के रखा हुआ है वो। और आज वो जो कह रहे थे कि हो सकता है ना, देखें मैं जो हूँ इसकी एक्सेप्ट काबिल समात होने के हवाले से फैसला दूं, या मैं इस केस के हवाले से फैसला दूं कि ये तरमीम गैर आईनी पूरी रंगबाजी करेंगे, पूरी रंगबाजी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने करेक्ट वर्ड चुना। तो वो घात लगा के बैठे हुए शेर भी सर हैं, कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं बाजी, देते हैं ये बाजीगर धोखा खुला। तो जो अब उमर अता बंदयाल साहब देते हैं धोखा बाजीगर खुला। ओके, उमर अता बंदयाल साहब इमरान खान साहब दी उत्थे शेफ शू वधी है, वो कहंदा उथों कहंदा पिया तू सुन रहा है ना, तू रो रहा हूं मैं। तो वो कहंदे यार मैं सुनते रहा, लेकिन है जेड़ा फौजी अदालतां वाला केस है मैं कुछ नहीं कर सकदा, इनू नहीं मैं हाथ ला सकदा। हाँ, अगर मैं नवाज शरीफ दा गाटा वढ़ दिया ना, तो हो सकदा उधरों आवाज ना आवे कोई भी, तो मैं ए कम पा देंगे। तो ये अभी गेम जो है ना सर सेटल नहीं हुई मुकम्मल तौर पर, और इंतजार जो है ना जी अभी जारी है। इमरान खान नू भी थोड़ा जा ठंडा हो लन दियो, उमर अता बंदयाल साहब नू भी एग्जिट हो लन दियो, तो फिर देख लांगे। किया इन्होंने डिलिबरेटली है, लेकिन पड़ेगा महंगा इनको, जैसे नूरुल्लाह साहब कह रहे हैं। फैसल ने मामला चला नैब तरामीम का, सिंधी की कहावत है कि सियाणा कौवा जब भी फंसता है ना खिड़की में दोनों टांगों के साथ फंसता है। हाँ, अब चीफ साहब के साथ ये हुआ है। अच्छा जी, अब चीफ साहब क्या करें? आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ के मुकदमा जो कह रहे हैं, कौन से चीफ साहब? चीफ जस्टिस साहब नैब तरमीम का मामला हो रहा है। अब क्यों उधर लेके बड़ा ही शौक है तादू ऐसे, बड़ा ही शौक है की कहता था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके ना अंदर ना वो जोहेब हसन आ जाता है, बस में बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। अच्छा, उसके बाद सजाद अली, हाँ सॉरी सजाद अली। उसके बाद सजाद अली बेचारा कराची जाता ही नहीं था, जो अल्ताफ सेन ने उसके साथ किया। अच्छा, तो हाँ जी, फिर हुआ ये है कि वो जो फैसल साहब ने मुकदमात गिनवाए कि जी ये जरदारी के, अपना उसके नवाज शरीफ के और ये शहबाज के सारे वो खुलवाना चाहते। अच्छा, अगर नैब तरामी उड़ा के वो मुकदमात खुलवाएंगे तो फिर उनके लाडले जो हैं जी, फिर वो कहाँ जाएंगे? ये फंसे हुए हैं कि क्या करूं, इसलिए कहते हैं कि मेरिट पर जाऊं या काबिल समात पर जाऊं, कोई ना कोई। अब वो फंसे हुए हैं इस चक्कर में चीफ साहब। सर मैं तो कहता हूं कि जल्दी जल्दी इसको उड़ाएं, ताकि नैब जब इमरान खान को गिरफ्तार करे तो 80 दिन उनकी बेल ना हो, 90 दिन, और 90 दिन की उसके अंदर तो 80 होती है, 180 दिन उनकी बेल ना हो। और तारीख हमें बताती है कि जो इमरान खान की मोहब्बत में जनाबे उमर अता बंदयाल साहब ने जितने केसेस उड़ाए हैं, वो सारे के सारे पलट के इमरान खान साहब के गले जरूर पड़े हैं। चक्कर उल्टे हैं ना सर। आप जब इंटरप्रिटेशन, मैंने एक दफ़ा ये इनका 63A वाले का कोशिश की मैं फैसला पढ़ूं, सर मुझे चक्कर आ गए।
जितना इन्होंने उसके अंदर लस्सी डाली हुई थी 63A के हवाले से, सर मैं दिमाग खराब हो गया सर। शिक वाइज उन्होंने बड़ी इसके अंदर तरमीमें की हुई हैं नैब के अंदर, तो सर कोई रख लें तो कोई उड़ा दें सर। ये गैर आईनी, ये आईनी मामला किए जा सकते हैं, मेरा ख्याल है वो काम किया हुआ। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उमर अताब बंदयाल साहब को शायद वो जो सहूलतें थीं और वो जो आदतें थीं, याद करें कि वो चाहते हैं कि मैं बाइज़्ज़त रिटायरमेंट, वो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा। सर मनशियात सेंटर से 40 जो है ना नशे फरार हो गए। अभी एक दिन पहले उसका जुड़े थे सर, वो फरार हो गए। अटक तो भी हो सकते हैं, लेकिन अटक वाले तो पूरी नजर रखी पाई उन्होंने। मामला गलत तरफ चल पड़े हैं। हम अगली नशिस्त में आपसे आके ज़रा अच्छी अच्छी बातें करते हैं। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।